हमने लास्ट क्लास में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करी थी और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हमने देखा था कि हम सैंपल को लेके पॉपुलेशन पे प्रेडिक्शन करते हैं। यानी कि हमने चंक्स ऑफ सैंपल उठाया, हमने 100 की जगह 10 लोगों को उठाया, 10 लोगों का फीडबैक लिया और हमारा टारगेट कोई भी है किसी भी चीज़ के हवाले से प्रेडिक्ट करता है। उसमें हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हमने एग्जाम्पल डिस्कस करी थी कि क्या क्या प्रेडिक्शन हो सकती है। किसी कंपनी में कस्टमर का फीडबैक है, फीडबैक लिया हमने, 10 कस्टमर का लिया, 100 थे तो हमने 10 सैंपल लिए और उसके हिसाब से 100 पे प्रेडिक्शन कर दी। तो यही हमारे पास इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स थी। इसी तरीके से हमने फेसबुक की एग्जाम्पल ली थी। फेसबुक में हमारे पास बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, लेकिन हमने उसमें से 10,000 का सैंपल उठाया और उसमें हम ये देख रहे हैं कि उनका एवरेज टाइम यूज कितना है, यानी कि वो कितनी देर तक यूज करते हैं। तो हमने 10,000 को देखकर पूरे बिलियंस ऑफ का क्या बना दिया, एक प्रेडिक्शन बना दी कि भाई सब ऐसे ही करते होंगे। तो यही इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होती है कि सैंपल को लेके पॉपुलेशन में प्रेडिक्ट करना। तो रिवीजन इसलिए करता हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए कि भाई प्रीवियस क्लास में क्या किया था। और फिर उसके बाद हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज देखी थी कि सैंपल बनाने के भी तरीकेकार होते हैं, कि हम सैंपल 4 तरीके से बना सकते हैं और 4 मेथड्स हमने देखे थे। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में, जिसको हम एक थ्योरम बोलते हैं। मैथ्स में भी थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम का मतलब होता है एक फॉर्मूला, थ्योरम का मतलब होता है एक पैटर्न। एक पैटर्न बनाया हुआ है, उसी पैटर्न को फॉलो करना है और उसके हिसाब से हमें चलना है। तो ये भी एक थ्योरम है। थ्योरम जैसे हमारे पास फिजिक्स के, मैथ्स में बहुत ज्यादा होते हैं। मैथ्स में पता कौन, पाइथागोरस थ्योरम, ये सब सारी चीजें जो होती है। तो इसमें देखते हैं इसको, सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें क्या कहता है, सीएलटी है क्या, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में इसकी एक अजम्पशन होती है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम की एक अजम्पशन है जो कि जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे होते हैं उस वक्त इस अजम्पशन को लेके चलना होता है। सही, वो अजम्पशन क्या है? वो अजम्पशन देखो हमारे पास यहाँ डेफिनेशन क्या है, व्हेन वी टेक रैंडम सैंपल्स ऑफ साइज एन, यानी कि हमने बात करी थी पॉपुलेशन को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और सैंपल जब उठाते हैं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। तो यहाँ रैंडम सैंपल्स का मतलब है कि हम 100 में से 10 सैंपल उठा रहे हैं, उसको हम एन बोल रहे हैं। तो अगर ये उठाते हैं हम पॉपुलेशन में से और उसका कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या कैलकुलेट करते हैं, मीन कैलकुलेट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सारे मीन्स की किस तरीके की बन जाएगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होना डेटा का, क्योंकि हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड में बात करी थी। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारा डेटा एक नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है जिसमें हमारे पास ना स्क्यूनेस होती है ना हमारे पास कोई चीज होती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे आ जाती है, अगर हमारा डेटा कुछ ऐसा होगा, स्क्यूड डेटा होगा, तो सीएलटी कहता है कि मैं बहुत सारे सैंपल उठाऊं, पहला सैंपल, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल। यहाँ एक सैंपल की बात नहीं हो रही, बहुत सारे, यानी कि मैंने बोला 100 में, 1000 में से 10 के 50 सैंपल उठा लिए। 10 सैंपल इसमें है, 10 इसमें है, 10 इसमें है, सैंपल के अंदर रिकॉर्ड, सैंपल के अंदर 10 लोग इसमें है, 10 लोग इसमें है। तो मैं बहुत सारे जब सैंपल्स इकट्ठा करूंगा तो मैं उनके मीन का जब प्लॉट निकालूंगा तो वो कैसी शक्ल दिखाएगा, मुझे दिखाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड में, मेरा डेटा जैसा भी होगा। सीएलटी ऐसा थ्योरम है, वो बोल रहा है कि भाई आप मल्टीपल सैंपल्स निकालो और उनके मीन का क्या करो, प्लॉट करो। मीन का जब प्लॉट करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, क्या आएगा, हमेशा लाजमी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड विजुअलाइजेशन आएगी। किसकी, डेटा की नहीं, डेटा के किसकी, मीन की। यानी कि मीन को प्लॉट करोगे तो ऐसा होगा। यहाँ पर यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट देयर मीन्स। जितने भी सैंपल हैं उनके मीन्स को कैलकुलेट किया जाएगा। तो हमेशा जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो कैसी बनेगी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सबसे आसान केस यही होता है कि हम इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में ले आते हैं डेटा को। यानी कि इससे और आसान डेटा की शक्ल कोई नहीं हो सकती, बैलेंस्ड।
ये बैलेंस शक्ल है। और इस पे हम फिर क्या कर सकते हैं, अपने टेस्ट को लगा के प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मैंने कहा था पिछली क्लास में कि हम कुछ टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, किसमें, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। यानी कि एज अ डेटा साइंटिस्ट जब हम प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं तो हम कैसे करते हैं, टेस्ट के थ्रू करते हैं। और टेस्ट के थ्रू करने में कौन हेल्पफुल होता है, वो होता है CLT। और इसके भी कुछ चीजें हैं कि कहीं पर होता है कहीं पर नहीं होता, किसी टेस्ट में इसकी जरूरत होती है, किसी टेस्ट में इसकी नहीं होती जरूरत। तो आगे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास सारी चीजें वही मौजूद है कि इसमें क्या क्या चीजें मौजूद है। तो देखो यहाँ नीचे सबसे तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है टू वैलिडेट द यूज ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, हाइपोथेसिस टेस्ट एंड रिग्रेशन मॉडल्स इन प्रैक्टिस। जो मैं बता रहा हूँ कि CLT करेगा क्या, CLT एक तो कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाने में मदद करेगा, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने में मदद करेगा और रिग्रेशन मॉडल बनाने में मदद करेगा। तो ये सारी चीजें किसका काम है, ये सारी चीजें हमारे पास CLT हमें इसमें हेल्प करता है, सही। और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर CLT अप्लाई करते हुए हमारा जो गैप है पॉपुलेशन लेवल कंक्लूजन तक, यानी कि मैं सैंपल के बिहाफ पे पॉपुलेशन पे आराम से क्या कर सकता हूँ, प्रेडिक्ट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ CLT। तो ये पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम पॉपुलेशन पे प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और जो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं उसमें पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल्स में, पहली चीज है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हमारे पास Z टेस्ट, T टेस्ट, ये सब हमारे पास मौजूद है। इससे हमारे पास प्रेडिक्शन बन रही होती है, लेकिन हेल्प कौन कर रहा है, CLT है। कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाए जाते हैं। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास क्या होता है, एक लिमिट होती है जिसपे हम कॉन्फिडेंट होते हैं, और वो किस तरीके से होती है वो अभी आगे देखेंगे। हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की लाइनें होती हैं, लाइंस बनाई जाती हैं, वो सब हम देखेंगे। तो अब यहाँ देखो क्या हो सकती है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में, सर्वे एनालिसिस हो सकता है, क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है, मेडिकल स्टडीज हो सकती है। सर्वे एनालिसिस क्या है कि एवरेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, सही। तो हम क्या करेंगे, क्या करोगे इसमें, सर्वे एनालिसिस में क्या इकट्ठा करोगे कि हमारे पास CLT अप्लाई हो जाए। एक बंदा गया, वो 10 लोगों से क्या लेकर आ गया, फीडबैक लेकर आ गया, और उस फीडबैक में हमने क्या किया, उसका एक एवरेज निकाल लिया, एक मीन निकल आया। फिर दूसरा भी एक गया, एक टीम मेंबर गया, उसने भी क्या किया, 10 लोगों का फीडबैक निकाल ली, और उसमें भी क्या किया, एवरेज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, रेटिंग हो गई, रैंकिंग हो गई, नंबर्स में जो काम होता है। तो इस तरीके से चंक्स में 15 लोग गए थे और 15 लोग 10-10 लोगों का क्या लेकर आ गए, फीडबैक लेकर आ गए। तो ये सर्वे एनालिसिस हो गया। इन सब का क्या निकाल लिया हमने, मीन निकाल लिया। अब जब उन मीन को प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा, CLT ये कहता है कि प्लॉटिंग के बाद कैसा आएगा, वो आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में। तो हर केस में ऐसे ही होना, क्वालिटी कंट्रोल में भी ऐसे ही होना। कोई भी चीज है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, CLT क्या करेगा, क्वालिटी कंट्रोल चेक करने में मदद देगा। प्रोडक्ट का वेट कितना है, कंसिस्टेंट है या नहीं है, प्रोडक्ट का वेट करके देख रहे हैं तो कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा, उसको चेक कर रहे हैं। मतलब बहुत सारी मेडिकल स्टडीज में क्या हो सकता है, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, यानी कि एक मेडिसिन बनाई जा रही है और उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि वो ट्रीटमेंट में इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लार्जर पॉपुलेशन पे प्रिडिक्ट करेंगे, हम 10 लोगों पे अप्लाई करेंगे। हमने 10 लोगों का फीडबैक लिया कि भाई इफेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, तो हम बोलेंगे कि ये 100 लोगों पे भी क्या होगी, इफेक्ट करेगी। सही है, बात समझ में आ रही है। केस प्रेडिक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू जो सेंस है वो क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज है हमारे पास कि ये रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी क्या कर देती है, कम कर देती है, क्योंकि हमारे पास एक ऑथेंटिकेट रिजल्ट होता है जिसमें हम सारी चीजों को क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। तो देखो ये डायग्राम है, पॉपुलेशन कुछ ऐसी ही होगी। क्या है, कैसा डेटा है ये, इस साइड वाला पॉपुलेशन, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा तो नहीं है ना, ये क्या है, ये कैसा डेटा है, इसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड वाले में पड़ गया है ना, कैसा कैसा डेटा होता है, इस साइड पे जा रही है ना बढ़ती हुई वैल्यूज, क्या बोलते थे इसको, क्या हुआ,
ये भूल गए कि बढ़ती हुई वैल्यूज यहाँ पर शेप जा रहा होता है तो क्या होता है, बड़ी वैल्यूज की तरफ पॉजिटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस आ रही है ना इधर, स्क्यूड डेटा है। और ये क्या है, ये कैसा डेटा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो इसका मतलब है ये जो सैंपल बने हुए ये नीचे क्या है, ये नीचे वैल्यूज होंगी या कुछ और होगा, ये बताओ नीचे। अभी हम बात करके आए सीएलटी क्या कहता है, किसका प्लॉट करेगा सीएलटी, एक्चुअल डेटा का करेगा या किसी और की, मीन का। तो ये जो नीचे लिखे हुए ये एक्स बार का मतलब ही मीन होता है। तो नीचे जितनी भी वैल्यूज लिखी हुई है इसका मतलब है ये मीन है सारे, हर सैंपल का मीन है और उससे हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है, यानी कि सीएलटी अप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया। इसकी एक ऐसे विजुलाइज एग्जाम्पल भी है कि डेटा सेट है हमारे पास, इसमें पहले हमने एक सैंपल निकाल लिया, इसको हमने क्या कह दिया, एक्स बार 1, ये एक मीन आ गया। दूसरा एक रैंडम सैंपल, रैंडम निकाल लें, कहीं से भी निकल सकता, तो यहाँ पर एक आ गया मीन। इसी तरीके से आगे लिया, एक और आ गया सैंपल का मीन, हर सैंपल का मीन निकाल रहे हो, डेटा को फोकस नहीं कर रहे। इसी तरीके से मैथ में के रिप्रेजेंट क्या करता है, नंबर ऑफ एन, यानी कि जितने सैंपल होंगे, 1000 होंगे तो के में 1000 आ जाएगा, 10 होंगे तो 10 आ जाएगा। जितने सैंपल्स हैं उनका मीन निकालने के बाद हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म ही होगी जो कि यहाँ नजर आ रहा है। हर मीन को आपस में कैलकुलेट करने के बाद सीएलटी हमें क्या दिखाएगा, हमें वही चीज दिखाएगा कि हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म आ रही है। तो यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट क्या होगा, किस तरीके से तुम सैम्पलिंग कॉन्सेप्ट करोगे। तो यहाँ एक चीज लिखी हुई इम्पोर्टेंट कि जब हम सैंपल निकाल रहे होते हैं तो हमारा सैंपल साइज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 30 या फिर ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। दिस अप्रोच इज गुड फॉर सैम्पलिंग, यानी कि एक रूल है कि हमारे पास सैंपल मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, 30 से अबव भी, क्योंकि ये किस पे इम्पैक्ट करेगा, ये तुम्हारे इस शक्ल को बनाने में इम्पैक्ट करेगा। यानी कि जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड बनाने जा रहे हो तो सैंपल अगर कम लोगे तो वो थोड़ा सा उसका शेप क्या होगा, बिगड़ जाएगा। 30 से अबव होगा या 30 के बराबर होगा तो उसका शेप क्या आएगा, प्रॉपरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में आएगा। सही, तो ये चीजें पॉइंट ध्यान में रखना। जब कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर देख रहे होगे तो सारी चीजें वही आ रही होंगी कि क्या क्या हमारे पास मौजूद है। देखो डेटा सेट हमने लिया, अब डेटा सेट टोटल कितना है हमारे पास, 6607। इसका मतलब हम ये बोलते हुए आ रहे हैं ये पॉपुलेशन है। सही, तो ये हमारे पास पॉपुलेशन है। तो हमने देखो यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर एग्जाम स्कोर यानी कि एक कॉलम को ले लिया, हम इस पे टारगेट कर रहे हैं, यानी कि हमारा हाइपोथेसिस भी इसी पे बनेगा। सही, हाइपोथेसिस इसी पे बनाना होगा कि एग्जाम स्कोर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि कितना होगा, तो हम उसके लिए सीएलटी बना रहे हैं पहले। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई ये तो टोटल वैल्यू है, कितनी वैल्यूज होंगी इसके अंदर, जितनी डेटा सेट के अंदर है, कितनी 6607। तो ये इसका मतलब है मेरी पॉपुलेशन है, इसलिए मैंने वेरिएबल बना के क्या किया, पॉपुलेशन डेटा बता दिया इसको। सही, पॉपुलेशन डेटा आ गया और उस पॉपुलेशन डेटा को मैंने क्या कर लिया, हिस्टोग्राम से विजुलाइज कर लिया। तुम ggplot2 से करो या इससे करो सेम है। तो मेरे पास देखो कैसी शक्ल आ रही है, पॉपुलेशन की शक्ल ऐसी आ रही है। इसका मतलब है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में नहीं है। क्या चीज, एग्जाम स्कोर। अब दूसरी चीज, पॉपुलेशन का मीन पढ़ के आए ना, मीन कितना है होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमने एक मीन भी इकट्ठा कर लिया और क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन भी इकट्ठा कर ली। तो दोनों को लेके हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि भाई दोनों चीजें कितनी कितनी आ रही है। तो टोटल पॉपुलेशन का मीन इतना आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन इतना, यानी कि ये पूरे 6607 वैल्यूज का आ रहा है। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें पॉपुलेशन पे काम करना है, हमें पॉपुलेशन पे काम करना है।
हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए, या किस पे काम करना है? नहीं, एग्जाम स्कोर तो पॉपुलेशन हुई ना, मतलब पूरा डेटा जो पॉपुलेशन हुआ 6607 का डेटा जो है वो तो पॉपुलेशन ही हुआ। यहाँ अभी लास्ट स्लाइड क्या थी, सैंपल साइज कितना होना चाहिए, 30 या 30 से ज्यादा। तो ये तो इसको हम सैंपल बनाएंगे, ये तो पूरा 6607 का सैंपल है, तो फायदा ये समझ लो इतनी पॉपुलेशन मैं टारगेट ही नहीं कर सकता। अगर मैं आबादी में पॉपुलेशन में जा रहा हूँ, वोटर की दूसरी ब्रॉड एग्जांपल कस्टमर की, तो कस्टमर में मैं सारे कस्टमर को तो गैदर नहीं कर सकता ना, मैं कुछ कस्टमर्स का फीडबैक ले सकता हूँ। तो ये वही है, उसी तरीके से समझो इसको। तो ये पूरे एग्जाम स्कोर है, ये समझो हमें नहीं पता, सही, ये हमें नहीं पता है कि एग्जाम टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, पॉपुलेशन बहुत है, तो उसमें से हम सैंपल निकालेंगे। उसका तरीका क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक सैंपल साइज बनाया, कितने का बनाया, कितना है 38। क्यों रखा है 38, अब उसका रीजन पता होगा कि 30 के बराबर होना चाहिए या 30 से अबव होना चाहिए। तो इसलिए हमने 38 इसलिए रखा है क्योंकि इस पे विजुअलाइजेशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड की बेटर आई। और नंबर ऑफ सैंपल्स देखो कितने बना रहे, कितने 1000। इसका मतलब है रैंडम सैंपलिंग के थ्रू मैं ये काम कर रहा हूँ, एक सैंपल उठाया, दूसरा उठाया, तीसरा उठाया। इसी तरीके से डेटा सेट में से कितने सैंपल उठेंगे, कितने नंबर ऑफ सैंपल्स उठेंगे, 1000। यानी कि इन 6660 डेटा में से यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हैं उसमें से वो क्या निकालेगा, 1000 सैंपल निकालेगा। कितने कितने साइज के, 38 साइज के, यानी कि 38 साइज के 1000 सैंपल निकलेंगे हमारे पास मल्टीपल टाइम्स, सही। जितने ज्यादा सैंपल होंगे तुम्हारा सीएलटी उतना बेहतर होगा, बात समझ में आ रही, जितने ज्यादा सैंपल तुम्हारे पास होंगे तुम्हारे सीएलटी की अजम्पशन उतनी ज्यादा बेटर बनेगी, सही। तो यहाँ ये केस समझ में आ गया। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ हमें सैंपल डेटा बनाना था, और सैंपल डेटा में हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कुछ बनेगा। सैंपल डेटा में देखो क्या क्या लिख रहे हो, सैंपल है हमारे पास, सैंपल जो निकालना है ये फंक्शन है आर का, और क्या दिया है यहाँ पर, पॉपुलेशन का डेटा। ये क्यों है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा कि हमें तो अभी पता ही नहीं था पॉपुलेशन कितनी है, लेकिन एक केस होता है कि पॉपुलेशन पता होती है और एक केस होता है पॉपुलेशन नहीं पता होती। तो यहाँ समझो हमारे पास हमें पॉपुलेशन पता है। पॉपुलेशन डेटा कितना है बताओ, कितनी टोटल वैल्यू थी उस डेटा सेट की, 6607। साइज कहाँ दिया था हमने, सैंपल साइज ऊपर दिया हुआ 38। रिप्लेस फॉल्स का मतलब क्या है, रिप्लेस फॉल्स का मतलब है कि हर सैंपल में यूनिक डेटा होना चाहिए, यानी कि एक सैंपल निकले तो अगले सैंपल में रिपीट नहीं होनी चाहिए वो वाली वैल्यू। बात समझ में आ रही है। मैंने 10 लोगों का फीडबैक, तुम्हारा 4 का फीडबैक लिया, अब मैंने मुर्तुजा का फीडबैक 2 दफा ले लिया, तो ये क्या हुआ, ये यूनिक नहीं हुआ, मैंने रिपीटेशन कर दी। तो यही चीज इसमें वैलिडेट करेगी, चेक करेगी कि भाई रिप्लेस फॉल्स होना चाहिए, यानी कि वापस नहीं आना चाहिए। और क्या किया है उस सैंपल डेटा का हमने, जो सैंपल डेटा निकल रहा है उसका क्या कैलकुलेट होगा, मीन, यानी कि हजार का मल्टीपल टाइम, सॉरी 38 का मल्टीपल टाइम क्या मीन कैलकुलेट होता रहेगा, एक 38 का, दूसरे 38 का, तीसरे 38 का, इस तरीके से कितनी दफा मीन कैलकुलेट होगा, 1000। सैंपल साइज ये 38 का मीन कैलकुलेट होगा, लेकिन कितनी दफा होगा, 1000 दफा, जितना नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे। तो ये कौन करवा रहा है, ये जो अंदर तुमने लिखा हुआ है कोड, ये पूरा कौन करवाएगा, रेप्लिकेट। रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, बार बार करते रहो इस ऑपरेशन को, कितनी दफा करते रहो, जितने नंबर ऑफ सैंपल्स हो, जितने यहाँ तक सैंपल्स पहुंच जाए, जब तक इस ऑपरेशन को क्या करते रहो, रिपीट करते रहो। तो जब भी इस कोड को पूरे को हमने किसके अंदर रखा हुआ है, रेप्लिकेट के अंदर रखा हुआ है, और उसको नाम क्या दे दिया, सैंपल मीन्स। यानी कि इससे रिजल्ट कैसा आने वाला है, बिल्कुल ऐसे ही आना है,
यानी कि पहला आएगा 38 नंबर ऑफ सैंपल्स का, ये साइज का, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा। तो ये कहाँ तक जाएगा हमारे पास? के में क्या आएगा? के में क्या वैल्यू होनी चाहिए? इसके हिसाब से के में क्या आना चाहिए? नहीं, वो वाला हम जो कोड में कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ के में क्या होना चाहिए? बाकी वही कितना होना चाहिए? नंबर ऑफ सैंपल्स कितने? 1000। तो नंबर ऑफ सैंपल्स हमारे पास 1000 है, तो के में क्या आना चाहिए? 1000। मीन, हाँ, ये कितने कितनों का कैलकुलेट हो रहा होगा मीन? कितनी वैल्यू डिसाइड करी है हमने? कितना साइज था? 38। पहला मीन 38, दूसरा मीन 38 का, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसी तरीके से 38 का होता है। इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हें यहाँ समझ में नहीं आ रहा हो, वहाँ डायग्राम से रिलेट कर पा रहे होगे। तो इसको सेट डॉट सीड के साथ चलाना है, ये मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। सेट डॉट सीड भी किस लिए होता है, सही। इसको रन किया, इसका मतलब है मेरे पास सैंपल मीन्स आ गए होंगे, सही। और सैंपल मीन्स को हमने देखना नहीं है, हमने डायरेक्ट क्या करना है? विजुलाइज करना है। कहाँ पे? ये देखो यहाँ पर है हिस्टोग्राम में, देखो क्या है, क्या लिखा हुआ है? सैंपल मीन्स। यानी कि वो जो जितने सैंपल मीन्स निकले होंगे वो सब यहाँ आ रहे। अब सैंपल मीन में बताओ वैल्यू किसके गिर्द घूम रही होगी? इस पॉपुलेशन मीन, यानी कि हर मीन इसी को टकरा रहा होगा, 67, 66, 65। तो यहाँ पर आकर मैं हिस्टोग्राम प्लॉट करूंगा तो देखो मेरा डेटा विजुलाइज कैसा हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है? नॉर्मल, रीच टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। नीचे देखो अब डेटा नहीं है, ये क्या है? ये पहला मीन है, ये दूसरा मीन है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, यानी कि इसके बीच में भी मीन चल रहा है। और प्लॉटिंग हुई है ये हर मीन की, यानी कि कितनी दफा वाले मीन की, कितने टाइम्स की है प्लॉटिंग? टोटल 1000 नंबर ऑफ सैंपल। यानी कि यहाँ जितना प्लॉट हुआ है वो 1000 सैंपल पे प्लॉट हुई है ये प्लॉटिंग। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ सैंपल्स होंगे उतना बेहतर होगा। अगर मैं साइज को चेंज कर दूं और इस सैंपल को चेंज कर दूं तो मेरे पास, अगर मेरे पास कंडीशन थी कि 30 होना चाहिए, मैंने 25 कर दिया, 25 सैंपल साइज कर दिया, इसको ऐसे ही रख दिया मैंने नंबर ऑफ सैंपल्स को, और दोबारा इसको कैलकुलेट कर दिया। और अब दोबारा आके मैंने वही चलाया हिस्टोग्राम वाला कोड सैंपल मीन्स का, तो मेरे पास देखो शक्ल चेंज हो। तो जहां हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड मिलेगा इसका मतलब है मैं बोलूंगा कि हाँ ये सही है डेड स्टेट। तो 25 पे तुम्हें ये नजर आ रहा है कि स्टेट चेंज हो रही है क्योंकि डेटा का बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो इसी तरीके से वैल्यू पे डिपेंड है, इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम कितना कहा है? 30 होना चाहिए, और उससे ज्यादा पूरा प्रॉपर चाहिए तो आगे एडजस्ट करोगे कि कितने होने चाहिए सैंपल साइज टोटल, सही है। तो CLT यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से पूरे ये इसका थ्योरम है, ये इसकी कैलकुलेशन है, और उस पे ये हमारा रिजल्ट आ रहा होता है। और इससे फायदा क्या होता है कि हम यहाँ पर CLT की मदद से यहाँ हम कॉन्फिडेंस इंटरवल, जो एक वर्ड नजर आ रहा था, वो बना सकते हैं। इसलिए हम इसको ऐसा रख रहे हैं। यहाँ एक कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है लोअर बाउंड और अपर बाउंड डिसाइड कर सकते हैं कि इसके बाहर जाएगी तो मेरी प्रेडिक्शन गलत हो जाएगी, इसके अंदर रहेगी तो मेरी प्रेडिक्शन सही रहेगी। इसलिए हम डेटा को कैसी स्टेट में रख रहे हैं? नॉर्मल। अब खुद ही अज्यूम करो अगर ऐसा डेटा होगा तो इसमें ये वाली जो असम्पशन है मैं बना सकता हूँ कि इससे बाहर गई तो गलत हो गई, और यहाँ कहाँ बनाऊंगा? यहाँ तो है ही नहीं। यहाँ मैं इंटरवल कहाँ लगाऊंगा? यहाँ इंटरवल लग ही नहीं पाएगा क्योंकि कहानी खत्म हो रही है, वो चल ही रही है इधर से। और ना मैं ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ बना सकता हूँ, लेकिन इधर नहीं बना सकता। तो यहाँ ये समझो बाउंड्री है, जैसे वो होता है ना क्रिकेट में बाउंड्री होती है कि ये बाउंड्री से बाहर हुआ तो चौका छक्का।
तो बाउंड्री क्यों डिसाइड होती है? जब बाउंड्री नहीं होगी तो मैं कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाऊंगा कि छक्का कहाँ हो रहा है, चौका कहाँ। तो इसी तरीके से प्रेडिक्शन में भी गलती के चांसेस रखते हैं हम कि अगर इससे बाहर चला गया तो गलती है, अगर इसके अंदर है तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये सही होगा पॉपुलेशन के लिए। बात समझ में आ रही? सीएलटी इसलिए किया जाता है। अभी तो क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ नजर नहीं आ रहा तुम्हें, लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल बनाया जाएगा और उस पर प्रेडिक्शन में ये बनाया जाएगा कि भाई इससे बाहर हो गया तो इसका मतलब है ये गलत, मेरी प्रेडिक्शन गलत होने वाली है, मैं ये भी बता सकता हूँ। अगर इसके अंदर आया तो मेरी पॉपुलेशन पे प्रेडिक्शन सही होगी। क्लियर? तो इसलिए हम सीएलटी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? तो इसको डेटा सेट कोई सा भी ले सकते हो, डेटा सेट वही है जो तुम्हारे पास रखे हुए, उसमें किसी भी कॉलम पे टारगेट, जो तुम्हारा टारगेटेड कॉलम होगा उस पे करोगे, या फर्स्ट इसी पे कर लो एग्जाम स्कोर वाले पे। सही? लेकिन इसमें सिर्फ अभी फिलहाल मैंने एक सैंपल, ये जो हम काम कर रहे थे ये रैंडम सैंपलिंग, हमने दूसरी भी टेक्निक देखी थी, तो वो नीचे जो तुम्हें नजर आ रहा है ना वो दूसरी टेक्निक पे, एक हमने स्ट्रैटा देखी थी तो वो उस पे भी है, दूसरी हमने एक और सिस्टमैटिक देखी थी तो उससे भी बनाने का तरीका है सीएलटी। अभी फिलहाल हमने किस पे देखा है? अभी फिलहाल हमने रैंडम सैम्पलिंग पे देखा। सही? उसको इम्प्लीमेंट करो यहाँ पर कोई भी डेटा सेट लेकर। बता रहा हूँ दोबारा एक दफ़ा, ये जो जितने भी हैं ये डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं जो हमने डिस्कस करी थी। उसके हिसाब से हमारा डेटा सेट के अकॉर्डिंगली हमारा डेटा जिस तरीके से है उसमें कौन से किस हिसाब से सैम्पलिंग करनी चाहिए उस हिसाब से देख के करोगे। जैसे हमने बोला था ग्रुपिंग होती है, तो हमारे पास यहाँ जेंडर का कॉलम नज़र आ रहा था तो हम उसके हिसाब से ग्रुप बाय करेंगे। तो ये अब सैंपल वाली चीज़ है, ये मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा क्योंकि इससे भी वही सैंपल निकल के आएगा जैसे ऊपर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से हो रहा था। उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो वो क्या है, ये तो हमारे पास अलग अलग सैंपल्स की टेक्निक आ गए, इससे बेहतर हमारे पास अगला पार्ट है जो मैं समझा रहा था अभी, कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो उसको समझना, उसको मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल को कि हमने सीएलटी बना लिया, सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई कर लिया, लेकिन हमारे पास हम कितना कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो अजम्पशन हमारी है वो कितनी कॉन्फिडेंट होगी, कितनी कॉन्फिडेंट नहीं होगी। तो उसके लिए एक थ्रेशोल्ड होता है, एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ जो डेटा साइंस में इस्तेमाल होता है या स्टैटिस्टिक्स में होता है, वो थ्रेशोल्ड, उसको वही बोलते हैं किनारा। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक अपर पार्ट जहाँ पे बाउंड्री खत्म हो रही है। सही? तो यहाँ पे देखो हमारे पास नोट है कि सीआई क्या करता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल गिव्स एन एस्टिमेट बट डज नॉट कंफर्म और रिजेक्ट अ हाइपोथेसिस। ये एक एस्टिमेट बनाता है कि भाई ये मेरी एक बाउंड्री है, लेकिन ये कंफर्म नहीं करेगा कि मुझे हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। अभी हाइपोथेसिस आगे डिस्कस करेंगे तो तुम्हें और डिटेल में पता चलेगा कि रिजेक्शन एक्सेप्टेशन क्या होती है। अभी फिलहाल हमारे पास ये कि कंस्ट्रक्ट कैसे होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्या, अल्फा, डिनोट किया जाता है अल्फा से। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो सकते हैं, एक तो 90% का कॉन्फिडेंस हो सकता है। 90% का कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि मेरा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है उसमें बाउंड्री यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर थ्रेशोल्ड बन जाएगा कितने का, 0.10। इसका मतलब क्या हुआ, जब 90% यहाँ है तो ये कितना हुआ, कितना बचा मेरे पास, पूरे 100% में से कितना बचा, 90% निकाल दिए 10%, तो 0.10 का मतलब क्या है, 10%। और 95% कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, मेरे पास कितना डेटा बचा, 5%, जिसका मतलब है 0.05। 99% कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ, कितना बचा मेरे पास, 1%। यानी समझो बाउंड्री बना रहे हो, वही क्रिकेट मैच की समझ लो, बाउंड्री बना रहे हो, बाउंड्री कितनी कोने पे जानी चाहिए वो डिसाइड कर दो, 1% छोड़नी चाहिए, 5% छोड़नी चाहिए या 10% छोड़नी चाहिए। तो ये वो डिसीजन हो रहा है, जितनी कम करोगे उतनी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी बाउंड्री। तो सबसे छोटी लिमिट क्या है, 90, यानी कि बिल्कुल कम एस्टिमेट क्या हो सकता है, वो 90 का हो सकता है, उससे ज्यादा 95 का, उससे ज्यादा 99 का। तो ये एक रूल है, सही, जिसमें हम कॉन्फिडेंस लेवल डिसाइड करते हैं।
अब इसमें कॉन्फिडेंस लेवल डिसाइड करने में हमारे पास केसेस है कि कहाँ पे कौन सा कॉन्फिडेंस लेवल डिसाइड होना चाहिए। तो देखो ये डायग्राम है जैसे मैं बता रहा था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा की। तो ये क्या हुआ, 95% कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बीच में आ गया, और इसका मतलब है कितना छोड़ा हमने, 5%। तो 5% का आधा अपर में और आधा कहाँ, लोअर में, यानी कि 2.5 इधर जाएगा और 2.5 इधर। अब 90 अगर लेता तो बताओ कितना कितना होता। अगर मैं 90% कॉन्फिडेंस लेवल दूंगा तो इधर उधर क्या जाएगा, कितना कितना, 5% जाएगा। और अगर मैं 99 दूंगा तो कितना जाएगा, नहीं 0.5 तो 0.10 हो जाएगा, 10% बन जाएगा। 0.05 क्या था हमारे पास यहाँ पर, इस तरीके से था, यहाँ पर हमारे पास आ रहा था ये 99% में कितना होता है, 0.01। तो इसका मतलब है इसका भी आधा कर लो। इस तरीके से हमारे पास दोनों साइड पे लोअर और अपर पे आएगा। तो ये है आधा आधा, बाउंड्री जो है इधर आधी इधर जाती है आधी इधर जाती है, इस तरीके से हमारे पास चल रहा होता है। सही। तो यहाँ पर हमारे पास और भी चीजें, स्टैंडर्ड एरर, इसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे कि क्या स्टैंडर्ड एरर होता है, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा, इसको अभी हम रहने देते हैं। यहाँ जो तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो डायग्राम आएगी, जो थ्रेशोल्ड आएगा वो क्या होगा, वो थ्रेशोल्ड यहाँ पर अगर नजर आ रहा हो तुम्हें ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन नजर आ रही है जहाँ पे मैं एरो की कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरी बाउंड्री है। इसका मतलब है इसके अंदर का मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है, और इसके बाहर का क्या है, इसके बाहर का है कि रिजेक्ट होना। जो हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, ये भी बता दूं कि ये कॉन्फिडेंस लेवल क्यों बना रहे हो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, यहाँ पर करते क्या है, हमारे पास केसेस होते हैं, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, यानी कि मेरी एक अजम्पशन जो है या तो वो ट्रू हो जाएगी या फिर हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। अगर वो ट्रू हो गई तो उसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरी अजम्पशन सही है, और या अगर वो फॉल्स हो गई तो इसका मतलब है मैं क्या कर रहा हूँ, रिजेक्ट कर रहा हूँ। सही। इसका मतलब क्या है, मैं एक पॉपुलेशन पे बना रहा हूँ अजम्पशन कि भाई इस स्कूल में बच्चे जो है 75% से ग्रेटर देन रिजल्ट आता होगा उनका। तो अगर मैंने टेस्ट लगाया और टेस्ट में ऐसा ही केस आया तो इसका मतलब है मैं कह दूंगा कि मैं अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मेरी अजम्पशन ट्रू हो गई, यानी कि मैं जो सोच रहा था, मेरी जो असम्पशन बनाई गई थी वो बिल्कुल सही है, 75% से ज्यादा ही आ रहा है। अगर उल्टा हुआ तो वो मुझे टेस्ट बताएगा कि रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो वो कैसे होगा, टेस्ट अगर इससे बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, वो ये एरर है, यानी कि ये जो हमारे पास लाइन के बाहर जो है ये इसका मतलब है ये एरर का चांस छोड़ा हुआ है। सही। ये एरर का चांस छोड़ा हुआ है कि भाई इतना एरर हो सकता है, और ये क्या है, ये फुलफिलनेस है, यानी कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने रिजल्ट पे। सही। तो ये इस तरीके से रूल मेकिंग है कि किस तरीके से हम पूरा रूल बनाते हैं यहाँ पर, और कैसे हमारे पास सारी चीजें चल रही होती हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो वही एग्जाम स्कोर वाली चीज आ रही है, अब वही सारी चीजें आ रही है 95%। इसमें भी केसेस होते हैं कि अगर हमारे पास क्रिटिकल डेटा है, जैसे मैंने एक पिछली अभी स्लाइड में डिस्कस किया था कौन से डेटा की, क्लिनिकल डेटा। तो अब तुम ये सोच रहे होगे कि 3 बताए इसमें, तो हमें कौन सा लेना चाहिए, 90% लेना चाहिए, 95 लेना चाहिए, 99। तो अगर बहुत ज्यादा क्रिटिकल डेटा है तो वहां पर कितना थ्रेशोल्ड लेते हैं, 99%, यानी कि एरर के चांसेस कम छोड़ते हैं। सही है। जैसे हमारी क्लिनिकल डेटा की एग्जांपल हो गए, अगर हम कोई टैबलेट ये सब चीजें टेस्ट कर रहे हैं, इस पे कोई एजम्पशन बना रहे हैं, तो हम हमेशा क्या करेंगे, 99% को लेंगे। अगर हमें लगता है बिजनेस स्ट्रैटेजी है, हमारे पास कोई प्रोडक्ट पे हाइपोथेसिस बना रहे हैं, किसी भी चीज पे बना रहे हैं, तो वहां हम क्या करते हैं, हमारा बेस्ट केस कौन सा होता है, 95। जो बगैर सोचे समझे हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ना बिल्कुल वो वाला कम वाला और ना बिल्कुल ज्यादा वाला। अगर हमारा केस ऐसा है कि जिसमें हमारे पास चल जाएगा तो हम 95% लगाएंगे।
हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को 95 रखेंगे। सही, ये होपफुली समझ में आ गया होगा कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो हमें वही करना है कि जो हमारे पास पूरा हमने अभी तक प्लॉटिंग करी थी उसी को कॉन्फिडेंस इंटरवल में लाइंस बना देनी है कि भाई हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो इस तरीके का बन रहा है। तो यहाँ तुम्हारे पास वही जो 95% है, 90% है, वही वाली चीज तुम्हें यहाँ पर नजर आ रही है। सही है, तो यहाँ वही वैसे ही एज यूजल तुम्हारे पास डेटा लोड किया जाएगा। पॉपुलेशन डेटा हमने पहले देख चुके हैं, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली नीचे आते हैं और यहाँ पर देखो वही काम कर रहे हैं जो अभी तुमने प्रीवियस किया हुआ है। सैंपल साइज, नंबर ऑफ सैंपल्स। अब पॉपुलेशन डेटा को यहाँ हमें चलाना पड़ेगा क्योंकि नीचे हमारे पास वो चीज़ मेंशन हो रही है। तो मैं यहाँ पर दोनों को चला देता हूँ और उसके बाद को भी रन कर देते हैं हम। और यहाँ पर आकर वही प्लॉटिंग जैसे सैंपल मीन्स की हुई भी थी वैसे ही हमारे पास यहाँ तक ये हुआ हुआ था हमारा। ये हमारा हुआ हुआ काम। अब इसके बाद हमारे पास अगली चीज क्या आएगी? अगली चीज ये आएगी कि हम बाउंड्रीज डिसाइड करते हैं। तो बाउंड्रीज देखो डिसाइड करने का तरीकेकार क्या है, वो इस तरीके से, यानी कि प्रोग्रामिंग में कैसे करोगे। वहां तो तुमने देख लिया कि अगर मैं क्या लगा रहा हूँ, अगर मैं 99% लगा रहा हूँ तो कितना होगा, 95 लगा रहा हूँ तो कितना होगा। लेकिन यहाँ कैसे बताओगे कि तुम्हारे पास कितना होना चाहिए? तो यहाँ देखो वैल्यूज में तुम्हारे पास किस तरीके से आ रहा है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड। तो यहाँ किस लिए है, ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, यानी कि दोनों जगह से कितना कितना छूटेगा, 0.25 और 0.25। तो उसको देखो किस तरीके से किया हुआ है। यहाँ पे क्वांटाइल कितना दिया हुआ है, लोअर पे 0.025। सही, तो इधर दिया हुआ है, इसका मतलब है यहाँ इतनी लाइन पे आएगा, यानी कि यहाँ पर आधा हो गया। अब इधर मैं जाके कितना देखो क्या दे रहा हूँ, 0.975। तो यहाँ पे भी कितना बचेगा, इतना ही बचेगा जो तुम्हारा यहाँ पर आ रहा है 0.025। क्योंकि यहाँ मैं 0.025 नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यूज कहाँ जा रही है, बढ़ती भी जा रही है ना। कोने पे, इस कोने पे बढ़ रही है और इस कोने पे लोअर हो रही है, सबसे कम हो रही है। तो हमेशा लोअर बाउंड में मैं छोटी वैल्यू दे रहा हूँ, अब अपर बाउंड पे क्या कर रहा हूँ, मैं बड़ी वैल्यू दे रहा हूँ। तो ये दोनों चीजें कैलकुलेट हो रही है, किस पे कैलकुलेट हो रही है, सैंपल मीन्स पे। क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस इंटरवल डेटा पे नहीं बनाना, मुझे किस पे बनाना है, अपने मीन्स के ऊपर, जो हमारा CLT है। इसलिए हम सैंपल मीन्स पे बना रहे हैं, हम पॉपुलेशन डेटा को नहीं ले रहे। तो दोनों लोअर बाउंड और अपर बाउंड यहाँ पर लिया, तो इसका मतलब है मुझे लोअर बाउंड और अपर बाउंड में एक वैल्यू मिलेगी, जो मेरा एक थ्रेशोल्ड होगा, जो किनारा होगा, वो ये बताएगा कि भाई क्या किनारा होना चाहिए। तो ये देखो क्या बता रहा है कि भाई आपके प्लॉट में अपर बाउंड कहाँ खत्म होगा, 68.4 समथिंग पे, और लोअर बाउंड कहाँ खत्म होगा, 66.07। यानी कि मेरे टेस्ट केस में इससे ऊपर जाएगी वैल्यू तो वो एरर कंसिडर होगा, और अगर इससे नीचे जाएगी वैल्यू तो एरर कंसिडर होगा। बात समझ में आ रही? तो ये बाउंड्री बन गई कि इस बाउंड्री के अंदर अजम्पशन बनेगी तो एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज क्या हो जाएगी, क्या होगी, एरर होगा, यानी कि रिजेक्ट होगी वो। सही, तो इस तरीके से ये लोअर बाउंड अपर बाउंड तुम्हारा बना, और लोअर बाउंड अपर बाउंड करने के बाद तुम्हारी प्लॉटिंग वैसे ही होगी जिस तरीके से तुम करते हुए आ रहे हो। तो यहाँ हमने देखो हिस्ट के अंदर नहीं कर सकते, हम हिस्टोग्राम के अंदर ये इंटरसेप्ट लगाने वाला काम, तो हमें ggplot का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हमने हिस्टोग्राम में कर लिया था इजीली, यहाँ पर इसको लाइंस ड्रॉ करने के लिए जैसे हमने ggplot2 पढ़ा था वही काम करना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिफाइन करनी है। वर्टिकल लाइन, तो देखो ये पुरानी चीज है, ये वही चीज है जैसे हम लगाते थे बिल्ड। ये डेटा डॉट फ्रेम है, यहाँ डेटा डॉट फ्रेम क्यों लगाया है इसका भी रीजन है। मैं पहले अगर मैं यहाँ एग्जाम स्कोर लिखूंगा ना, ये वाला कॉलम, अगर मैं इसको लिखूंगा इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। क्यों? क्योंकि ये डेटा फ्रेम ही है। लेकिन सैंपल मीन जो है वो कैसा रिजल्ट दे रहा है मुझे,
वो वेक्टर रिजल्ट दे रहा है, इसलिए मुझे डेटा डॉट फ्रेम लगाना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर सिर्फ लिस्ट ऑफ वैल्यूज आ रही है, तो मुझे डेटा डॉट फ्रेम लगाना है। और एस्थेटिक में एक्स में क्या आना चाहिए, सैम्पल मीन, यानी कि एक्स में यही आएंगे। और ये भी बहुत आसान सा है कि मैंने क्या यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि भाई लोअर बाउंड भी कौन से इंटरसेप्ट में होना चाहिए, एक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं कट करने को। मैथ में शायद पढ़ा होगा कि जहां से तुम्हारी लाइन जो है वो क्या हो रही हो, काट रही हो वर्टिकली, तो वो क्या हो जाता है, इंटरसेप्ट पॉइंट होता है। तो यहाँ का इंटरसेप्ट पॉइंट और यहाँ का इंटरसेप्ट पॉइंट, तो इंटरसेप्शन इसी को बोलते हैं कि कहाँ से कट करना है मुझे। तो वो चीज मैंने लोअर बाउंड बताई और अपर बाउंड, कि भाई ये देख लो वैल्यू, इसी से तुमने कट करना। लाइन टाइप बता सकते हो, डैश्ड वाली होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, साइज कितना होना चाहिए लाइन का, और बाकी नीचे वही लैब तुम्हारे पास मौजूद है। तो यहाँ मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास देखो वही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड CLT ही आया है, लेकिन हमारे पास अब वो GG प्लॉट की वजह से थोड़ा सा और बेहतर नजर आ रहा है। और यहाँ मेरी इंटरसेप्शन पॉइंट देखो क्या है, यहाँ से ये डैश लाइन क्या कर रही है, इंटरसेप्ट, वही जो मैंने दिया था। क्या वैल्यूज निकाल के आए थे हम, 66 पॉइंट समथिंग का, तो देखो थोड़ी सी आगे 66 से। और अपर में क्या था, 68.47, तो यहाँ पर देखो कहाँ जा रही है, 68 से थोड़ी बढ़ती है। इसका मतलब है मेरा ये 95% का कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और ये एरर का चांस हो गया, ये मेरे दोनों एरर के चांसेस हो गए। इसी तरीके से अब तुम देखो अलग अलग उस पर बना सकते हो, 90% में भी हो सकता है। और कौन सा बचा एक और, 99%। तो अब हर उसमें देखोगे कि डेटा डिवाइड कैसे हो रहा है। 90% है तो क्या होना चाहिए था, 5 और 5, तो यहाँ पे देखो क्या होगा 0.05, और यहाँ कितना होगा 0.95, यानी कि बड़ी की तरफ 0.95, छोटे की तरफ 0.0। और 99 में क्या होगा, उसको और कम कर देंगे 0.005, यानी कि बिल्कुल और छोटा कर दिया, यानी कि 1% का आधा, तो वो 0.005 पे चला जाएगा। और यहाँ पर बड़े उसमें क्या होगा 0.995 पे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी वही 0.005 ही आधा होगा, सही। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा क्या होगा, तुम्हारा पैटर्न लोअर बाउंड अगर इस पे बनाओगे, अगर ये 99% पे बनाते हो दोबारा इसको डालोगे तो तुम्हारा ये 99% पे बनेगा। अब इसमें वैल्यू चेंज हो जाएंगी, देखो यहाँ बढ़ गई 65.7 और 69, यानी कि थ्रेशोल्ड और बढ़ जाएगा। और अगर इस थ्रेशोल्ड को देखोगे तो थ्रेशोल्ड में लाइन और आगे चली गई, यानी कि मैंने बोला एरर के चांसेस और कम कर दिए, 99% कॉन्फिडेंस पे ले आया। क्लियर है। तो इस तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल को क्रिएट किया जाता है कि हम किस तरीके से कॉन्फिडेंस इंटरवल बना लें, सही है। तो जो काम तुम्हारा हुआ है तो उसमें क्या करना है, तुमने इस चीज को इजाफा करना, लोअर बाउंड बनानी है, अपर बाउंड, और तुम्हारा ये पूरा प्लॉट होगा।